Hello students, I am Iti and welcome to my class, that is Iti Puri Sharma. In the last video we have discussed the state of Indian economy before the advent of the Britishers. On today's class we are going to study points indicating the state of Indian economy on the eve of independence. तो इस टॉपिक के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स है 7 जो हम डिस्कस करेंगे. आज हम जो है इसका फर्स्ट पॉइंट दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है? The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. तो economic policies that means कि जो ब्रिटिशर्स थे, colonial government जो थी, वो क्या चाहती थी? उनका मेन मोटिव यही था कि वो अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सके. और उनकी इकोनॉमी क्या थी? दैट इज ब्रिटेन. वो अपनी होम कंट्री दैट इज ब्रिटेन को डेवलप करना चाहते थे, इंडिया को डेवलप नहीं करना चाहते थे. वो चाहते थे कि उनकी खुद की इकोनॉमी जो है ब्रिटेन वो ग्रो करे. इंडिया के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे. तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी जब उनके हाथ में रूलिंग पावर्स आई इंडिया की. तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस तरीके से अपनी पॉलिसीज को बनाया जिससे कि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, उसको प्रमोट कर सके, ना कि इंडिया की डेवलपमेंट को. तो उनका इंटरेस्ट क्या था कि इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, उसका एडवांटेज ली जा सके. क्योंकि हमें पता है कि इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले कितनी प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, है ना. और इंडिया सेल्फ रिलायंट थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी. तो यहाँ पे एम्पल ऑफ प्रोडक्शन होता था रॉ मटेरियल का, इतनी इंडस्ट्रीज थी, वर्ल्ड वाइड हमारा जो ट्रेड था वो फेमस था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इतनी सारी चीज़ें थी. हमारी रिसोर्सेज, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो प्रॉस्परस थी बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स. ठीक है. बट आफ्टर दैट उन्होंने, जब उन्हें लगा कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा बहुत सारी यहाँ पे प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल का, और एट दैट टाइम उनकी इकोनॉमी में होम कंट्री दैट इज ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. तो उन्हें लगा कि अब वो इस चीज़ में इंडिया से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं. कैसे उठाया उन्होंने इस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि वो अपनी होम कंट्रीज़ को सप्लाई कर सके रॉ मटेरियल एंड वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स को वो यहाँ पे ला सके इंडिया में. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करा जो उनकी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा था, ग्रो कर रहा था. इंडिया का उसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा था. तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट is such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy, transforming the country into supplier of raw materials and consumer of finished industrial product from Britain. तो जो पॉलिसीज थी उन्होंने हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही बदल दिया था. हमारी इकोनॉमी जैसे अभी मैंने बताया था कि बहुत प्रॉस्परस थी, इंडिपेंडेंट थी, बट अब ऐसा नहीं था. हमारी इकोनॉमी का जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था. क्यों करा जा रहा था? क्योंकि उन्होंने ऐसी ही पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी थी कि हम यहाँ से, इंडिया से जहाँ सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, हम अपने कंट्री दैट इज ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर सके, सो दैट जो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो अच्छे से हो, उनकी इकोनॉमी ग्रो करे, उनकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हो. क्योंकि जब इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलप हो रही थी, बन रहे थे, तो अगेन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तो नीड होती ही है. तो वो नीड कहाँ से फुलफिल करी उन्होंने? इंडिया से रॉ मटेरियल को सप्लाई करते थे, वहाँ से वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते थे इनटू फिनिश प्रोडक्ट, और वो फिनिश प्रोडक्ट्स फिर वो इंपोर्ट करते थे इंडिया में, सो दैट वो वहाँ के प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड कर सके, उसकी मार्केट को एक्सपेंड कर सके इंडियन इकोनॉमी में. तो यही ट्रिक उन्होंने अपनाई. The colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. जो colonial government थी, that is British government, British rule, तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने कभी भी कोई अटेम्प्ट नहीं करा कि वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को पढ़ सके. ये मैं पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये सब क्या होते हैं. पॉइंट्स रिमेंबर में जिन्हें नहीं पता वो मेरी उस वीडियो में जाके इसे समझ सकते हैं. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी ये अटेम्प्ट नहीं करा कि वो इन दो चीज़ों को मेजर कर सके. अब ये जो दो चीज़ें हैं ये हमें ये बताती हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट होता है. तो दीज आर द टूल्स और यू कैन से पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी.
तो ये दो ऐसे टूल्स हैं जिनकी बेसिस पर हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये उन्होंने एस्टिमेट करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे। उनका तो यही मोटिव था कि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप बना सके, डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। इंडिया के बारे में वो नहीं सोच रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कोई अटेम्प्ट भी नहीं करे। बट हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स जो थे, सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले शीरस, वी.के.आर.वी. राव and R.C. Desai to measure such incomes but yielded conflicting and inconsistent results. तो कुछ इंडिविजुअल्स जो थे कॉलोनियल पीरियड के दौरान जिन्होंने इंडिविजुअली अटेम्प्ट करे थे इनको इन इनकम्स को मेजर करने के लिए, बट उनके जो अटेम्प्ट्स थे, जो रिजल्ट उनके अटेम्प्ट से बाहर आया वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग था और इनकन्सिस्टेंट था। मतलब वो एक दूसरे से मिल नहीं रहा था और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स थे सबके। फिर आफ्टर जब उन्होंने स्टडी करा, इट वॉज राव whose estimate was considered significant during the colonial period। तो उस टाइम पे जो राव था, वी.के.आर.वी. राव, इसके रिजल्ट जो इसने एस्टिमेट करा था, इसके एस्टिमेट को सिग्निफिकेंट कंसीडर किया गया, इसके एस्टिमेट को कंसीडर किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ही एस्टिमेट। अब इसने क्या एस्टिमेट करा? ही एस्टिमेटेड द कंट्रीज growth of GDP during the first half of the 20th century was less than 2% and growth in per capita output was less than 0.5% per year। तो इसने जो एस्टिमेट करा था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी की जो ग्रोथ हुई है जीडीपी में वो लेस देन 2% है, पर कैपिटा इनकम में 0.2% भी नहीं है। तो ये हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन थी, इतनी डिट्योरेट कर चुके थे ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन को कि डेवलपमेंट जो थी वो बिल्कुल हुई नहीं थी। 0.2% जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो और नेग्लिजिबल है। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। Thus, the level of economic development during the colonial rule was low, economy became stagnant and backward। तो जो लेवल ऑफ इकोनॉमी, जो मतलब कि जो डेवलपमेंट था हमारी इकोनॉमी में, उसका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा लो था और स्टेगनेंट हमारी इकोनॉमी जो थी वो स्टेगनेंट बन गई थी। स्टेगनेंट का भी मतलब मैंने आपको इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको समझाया था इन पॉइंट्स टू रिमेंबर कि जो स्टेगनेंट मीनिंग होता है वो क्या होता है। स्टेगनेंट मीनिंग कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत लो हो जाती है और यहाँ पे इकोनॉमी लो हो जाती है और नेग्लिजिबल ग्रोथ रेट होता है, मतलब कि ना के बराबर ग्रोथ होती है। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो गई थी और जब स्टेगनेंट हो गई थी उसके आफ्टर रिजल्ट क्या थे कि वो बैकवर्ड भी बन गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से हमारी इकोनॉमी की को डेवलप नहीं करा और ये सब रीजंस थे कि उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई कि वो उनके फ़ायदे में ज़्यादा हो रही थी, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था उन पॉलिसीज़ से। इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि इंडिया के जो लोग थे वो एक्सप्लॉइट ही किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये जो एस्टिमेट, ये जो इंडिविजुअल अटेम्प्ट, ये आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है कि नेम द इंडिविजुअल हु हैव अटेम्प्टेड टू मेजर द इनकम्स। ठीक है, तो वो कौन थे? दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बे। इसमें से आप कोई भी एनी 3 आप लर्न कर सकते हो, जो अगर आप सारे करना चाहते हो वेल एंड गुड, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कोई भी 3 कर सकते हो क्योंकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा कि इट वाज राव हुज एस्टिमेट वाज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। तो इनमें से जितने भी एस्टिमेटर्स थे जिन्होंने एस्टिमेट करे थे, तो इसमें से सिर्फ राव ही थे, वी.के.आर.वी. राव, जिनके एस्टिमेट को सिग्निफिकेंट कंसीडर किया गया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में। ठीक है, ये हो गया। देन द नेक्स्ट थिंग इज, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एस्टिमेट्स थे, जीडीपी कितना था, पर कैपिटा इनकम कितना था। तो इसमें आप ये बताओगे तो ग्रोथ, जीडीपी का जो ग्रोथ था वो फिर जो था लेस देन 2% भी नहीं था, मतलब 2% पूरा नहीं था। एंड जो पर कैपिटा इनकम था वो कितना था, वाज लेस देन 0.5, मतलब 0.5% भी नहीं था। तो ये दो जो आपके ये एस्टिमेट्स हैं ये अभी आपको लर्न करने होंगे, याद रखने होंगे, क्योंकि ये भी 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, तो अब हमें ये इसके साथ हमारा जो है ये फर्स्ट पॉइंट जो है अंडर दिस टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारा कंप्लीट होता है। इससे हमें ये पता चला कि कैसे हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल था वो कितना लो हो चुका था, स्टेगनेंट हो गई थी हमारी इकोनॉमी। तो किस तरीके से उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हमारी इकोनॉमी का फ़ायदा उठाया।
तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में ये सब समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।